चलो देखते हैं हमारा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में क्या क्या पहले तो सिलेबस में आता है। ठीक है, दो सेक्शन में डिवाइड है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू सेकंड सेक्शन। ठीक है, जो इसके सेकंड सेक्शन के जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू फर्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट सेक्शन में क्या क्या है हमारा। सबसे पहले तो फर्स्ट सेक्शन में जब आप देखते हो तो इसमें आपको देखना पड़ता है प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड बायंसी, कि आपके कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और किस तरीके से आपस में कौन सी प्रॉपर्टीज की वजह से आपस में वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फ्लूइड स्टैटिक्स देखना है। स्टैटिक्स में आपको ये देखना होता है कि कोई बॉडी होगी वो लिक्विड में मर्ज होगी, टेपर डायरेक्शन में होगी, एंगुलर डायरेक्शन में होगी, या फिर कर्व बॉडी होगी, उस पर कितना फोर्स लगेगा। बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका उस पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, या फ्लूइड स्टैटिक्स में देखते हो। इसके बाद आप बायंसी के बारे में डिस्कस करते हो, बायंसी फोर्सेस क्या होते हैं। इसी में आप कैपिलरी देखते हो, कैपिलरी क्या होती है, कैपिलैरिटी क्या होती है, बायंसी फोर्सेस आपको कैलकुलेट करने रहते हैं। ठीक है, ये आपका बायंसी का टॉपिक होता है। उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है आपका फ्लूइड का, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स यूज हुई है, वो आपके लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, इसलिए आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक का आपके ग्रुप ए में काफ़ी जगह यूज हुआ है, काफ़ी सारे डेरिवेशंस में, पाइप्स में भी यूज हुआ है, आपका न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हुआ है, रोटेटिंग सिलेंडर, पैरेलल प्लेट्स, इनमें हर जगह आपका इसका ये जो पर्टिकुलर आपका स्केलर एंड वेक्टर फील्ड है इसका आपका यूज हुआ है टॉपिक का। उसके बाद रेनॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम क्या होती है, रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका ये आपका जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है इस टॉपिक से मिला करके आपके अगर हम बात करें इतने टॉपिक में तो इससे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बनता है कॉन्टिन्यूटी एंड मूवमेंट इक्वेशन। इसमें आपका यूलर्स इक्वेशन भी होगी, वो फाइंड करने के लिए आपका होगा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आएगी, उसका डेरिवेशन होगा आपका, मोमेंटम इक्वेशन होगी, उसका आपका डेरिवेशन होगा, उस पर डिपेंडेंट आपके न्यूमेरिकल होंगे, मोमेंटम थ्योरम होगी, बर्नौली इक्वेशन होगी एंड देयर एप्लीकेशन। तो इसमें आपका जो सेकंड है आपका कॉन्टिन्यूटी, मोमेंटम इक्वेशन, मोमेंटम थ्योरम, इसमें आपका थ्योरम वाला पार्ट, डेरिवेशन वाला पोर्शन ज़्यादा है। इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, बर्नौली इक्वेशन से एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से आपकी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्जिक्यूटिव रिलेशंस फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में आ गए न्यूटोनियन फ्लूइड और उनमें क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं, शियर स्ट्रेस वगैरह का इसमें फॉर्मूला है जिससे डिपेंडेंट आपके न्यूमेरिकल आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन क्या होती है, थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर द फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, रोटेटिंग सिलेंडर, कॉटी फ्लो एंड पाउसली इक्वेशन। तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये जो सारे टॉपिक्स हैं और ये जो टॉपिक है इसमें आप कोई एक तैयार कर सकते हो, एक पोर्शन आप प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें आपका क्या बोलते हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। एक पोर्शन से आपका 40 मार्क्स का आता है तो 20 मार्क्स आप इसमें से प्रिपेयर कर सकते हो, आराम से ये प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और अगले 20 आप प्रिपेयर करोगे इससे लेमिनार, बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर क्वेश्चन, ग्लेसियस एंड कोरिलेशन फैक्टर वगैरह, इसमें भी आप इसको ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो ये पोर्शन आपका जो है नेक्स्ट वाला कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप, न्यूटोनियन फ्लूइड, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर द फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स वगैरह, इसको आप छोड़ करके चल सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप 50% सिलेबस को छोड़ करके 50% अगर आप अटेम्प्ट करते हो, पूरा क्लियर करते हो, तो अब आप उसमें से 100% का आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप इस पोर्शन को चाहो तो एक्सपेंड करके भी चल सकते हो, थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट है इसका सेक्शन ए का। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका आता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ विस्कस फ्लो थ्रू द पाइप्स, कोरिलेशन ऑफ द फ्रैक्शन फैक्टर क्या होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से आपका पाइप्स में फ्लो में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, क्या क्या लॉसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी होंगी। फिर आपका लेमिनार एंड बाउंड्री लेयर, लेमिनार फ्लो क्या होता है, बाउंड्री लेयर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़ा ईजी भी है ये। बाउंड्री लेयर से रिलेटेड यहाँ पर आपका इस पोर्शन से आपका न्यूमेरिकल कम, थ्योरी ज़्यादा आती है, तो ये पोर्शन आप इसलिए प्रेफर कर सकते हो कि बाउंड्री लेयर डेरिवेशन भी है इसमें, बट वो डेरिवेशन थोड़ा सा ईजी। लेमिनार से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो होंगे, बाउंड्री लेयर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो इतना आप प्रिपेयर करके ये वाला पोर्शन और सेकेंडरी ये वाला पोर्शन, इनको आप प्रिपेयर करके आराम से 40 मार्क्स का क्वेश्चन, 40 से 45 का आप आराम से प्रिपेयर कर लेते हैं। बीच का आप ये अगर 30% का सिलेबस अगर आप सेक्शन ए से, ग्रुप ए से छोड़ देते हो तो। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप बी में।
ग्रुप बी में आपको सेपरेशन मोमेंटम इंटीग्रल मेथड, इसमें आप क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर का ही पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है। इसमें आप बेसिकली कई सारी थ्योरम है, काफ़ी सारा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आपको करना होता है। फिर है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में मिक्सिंग लेंथ मॉडल क्या होते हैं, स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, ये क्या होता है, ये आपको इसके डेरिवेशन देखने पड़ेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फ्लो, नोजल्स क्या होते हैं, डिफ्यूजर्स क्या होते हैं, इनमें कई सारे नंबर्स आते हैं, उन नंबर्स को डेराइव करने का, उस नंबर्स को यूज करके न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए, ठीक है, इसी में से आता है। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट ट्रांसफर, थोड़ा सा टफ पार्ट है ये, इसको हम एक्सपेंड करके चलते हैं। उसके बाद आता है पोटेंशियल फ्लो, ये हम प्रिपेयर करेंगे पूरा, इसके बारे में देखेंगे। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर फ्लो एंड वेलोसिटी मेजरमेंट, ठीक है, ये भी आपका थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट है, इसको भी हम लोग को करना है, ठीक है। सो ये फ्लूइड में कई सारी चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली चाहें तो आप उसको छोड़ सकते हैं, या फिर आप प्रिपेयर करना चाहें तो आप उसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर बुक प्रेफरेंस की बात करें तो हम लोग बेसिकली जो आपकी ये बुक है आर के बंसल की बुक आप प्रेफर कर सकते हो। आर के बंसल की बुक में ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है चीज़ों को, कोई भी फॉरेन राइटर की बुक को आप प्रेफर मत करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, समझने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। आई और एएमआई की जो बुक्स हैं उन वो आपके लिए इतना सपोर्टिव नहीं होंगी जितना ये आर के बंसल की बुक आपके लिए सपोर्टिव है। इसमें बहुत ईजी फॉर्म में दे रखा है, समझने में काफ़ी आसानी, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड? आप देख रहे हो कि फ्लूइड जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इनकी डेंसिटी होती है, कुछ इनका वॉल्यूम होता है, इसमें स्ट्रेस भी डेवलप होती हैं, ठीक है, और कुछ टाइप्स के इनके फ्लोज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में डेंसिटी और मास डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अगर आप बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी इसकी क्या है? डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? सबसे पहले तो इसको रो से डिफाइन, तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे कि डेंसिटी, ठीक है। सो क्या होती है डेंसिटी? डेंसिटी को हम लोग रो से भी डिनोट और कहीं कहीं स्मॉल डी से भी डिनोट किया इन्होंने, ठीक है। मोस्टली आप किससे डिनोट करोगे? रो से, इसको पढ़ते हैं रो, ठीक है। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है आप तुरंत पूछ लेना कि सर ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये रो है आपका। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी रो इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन, हाँ, मास ऑफ फ्लूइड ओवर वॉल्यूम। अच्छा, फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होता है? फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होगा? फ्लूइड का कोई वॉल्यूम होता है क्या? फ्लूइड का तो वही वॉल्यूम होगा जिस कंटेनर में वो फिल करी जाएगी। जो भी कंटेनर आप लोगे, जिस कंटेनर में आप उसको फिल कर दोगे, वही उसका फ्लूइड हो जाएगा, वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें यूनिट की, तो आपको हमेशा और हमेशा यूनिट जो इसकी रखनी है डेंसिटी की, मोस्टली जो आप रखते हो, यूनिट इसकी होती है, कितनी होती है, क्या होती है? केजी पर मास क्या होता है? केजी, तो केजी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। या फिर अगर आप ग्राम में रखते हो तो 1 ग्राम, तो अब दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये होती है। अब अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? स्टैंडर्ड वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी होती है आपकी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी डेंसिटी की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर इसको वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। वेट डेंसिटी सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू इसको टू क्या होता है? वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड,
ठीक है, इसमें क्या बोला, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट कैसे निकालते हो, वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ फ्लूइड इनटू क्या हो जाएगा, वेट कैसे निकालते हो, ग्रेविटी से एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा m इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g अपॉन v। ठीक है, सो मास अपॉन वॉल्यूम, ऊपर हमने क्या बोला था, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम क्या होता है आपका, ये डेंसिटी। तो ये आ जाएगा इतना पोर्शन, हम इसको क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी, यानी वेट डेंसिटी स्मॉल w इसको हो जाएगा रो इंटू, ये हो जाएगी आपकी वेट डेंसिटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इसको क्या होता है, सो किसी भी प्रॉपर्टी का अगर बात कर रहे हैं स्पेसिफिक की, तो उस प्रॉपर्टी को आप 5 से डिवाइड कर दो। जो भी प्रॉपर्टी का अगर उसके आगे हम स्पेसिफिक वर्ड लगा देंगे, सो इसका मतलब क्या है कि आपको उसके आगे क्या कर देना है, सर आपको मास से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इट मींस वॉल्यूम अपॉन मास, सिर्फ मास से आप उसको डिवाइड कर दो। सो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड, ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। और क्या लिख सकते हो इसको, 1 अपॉन वॉल्यूम को v से, मास को स्मॉल m से। अगर हम इसको डिवाइड करके लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m अपॉन v, और m अपॉन v आपका क्या होता है, रो। इट मींस अगर जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इसको क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रो। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 बाई रो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम लोग मोस्टली ज्यादातर इसको हम डिनोट करते हैं एस से। और क्या होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड होती है ये होती है आपकी वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। वेट डेंसिटी स्मॉल w ऑफ लिक्विड अपॉन स्मॉल w ऑफ वाटर। ठीक है, स्मॉल w क्या है आपकी वेट डेंसिटी, ना कि मास डेंसिटी, रो नहीं है ये। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल w, जो पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर आपकी रेफरेंस डेंसिटी होती है, इसी के रेस्पेक्ट में बाकी सारी डेंसिटी हम फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट मींस इट विल बी Wg अपॉन W वाटर। ठीक है, ये आपकी लिक्विड के केस में होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी स्मॉल एस से, इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, बेसिकली ज्यादातर एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। ठीक है, लिक्विड के लिए हो जाएगी। अगर आपकी गैस की बात करें तो गैस के केस में, गैस की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, उस केस में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस, जो भी आप सॉरी वेट डेंसिटी आप जो भी ले रहे हो गैस की, वेट डेंसिटी हो जाएगी गैस की वेट डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ, रेफरेंस में क्या लेंगे, एयर। इसमें आप रेफरेंस में क्या मान के चलते हो, एयर। ठीक है, ये आपकी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है विस्कोसिटी। क्या होती है विस्कोसिटी? बेसिकली जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है टू टाइप्स की होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, क्या होती है डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं म्यू से, मोस्टली म्यू से, और इसको डिनोट करते हैं न्यू। ये है म्यू और ये आपकी न्यू, NHEU टाइप या W कुछ भी करके पढ़ सकते आप। न्यू V नहीं है, ये ऐसे भी है कर्व भी, ठीक है, V नहीं है ये, याद रखना इसको, ऐसा कर्व में बनाते हैं इसको कर्व करके। अच्छा, अभी होती क्या है आपकी क्या बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी होती है जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड की लेयर्स के बीच में जब आपका लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड जो होता है लेयर के फॉर्म में होता है। अगर आप जैसे कंसीडर कर सकते हो, मान लो आपके पास एक बुक है, तो बुक का एक पेज, इट मींस लिक्विड की, उस लिक्विड की एक लेयर, ठीक है। तो पेज बाय पेज आपकी क्या है, कंसीडर करो लिक्विड की लेयर्स है। तो इन लिक्विड की लेयर्स के बीच में जब लिक्विड आपका फ्लो करता है तो फ्लो के टाइम पे एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है लिक्विड, ठीक है। दैट रेजिस्टेंस, ये जो होता है इन दोनों लेयर्स के बीच में, दैट इज नोन एज द विस्कोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, जो रेजिस्टेंस जिस वजह से आपका रेजिस्टेंस ऑफर करता है लिक्विड, इसको बोलते हो विस्कोसिटी, ठीक है। सो डेफिनेशन में क्या कह सकते हो, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड विद द अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अब हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर बात करते हैं तो ये आपका कैलकुलेट कैसे होता है, इसका डेरिवेशन तो हम आगे बता देंगे आपको, डेरिवेशन आप इसका आगे है, उसमें हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे इसका कि किस तरीके से कैलकुलेट करती है। अभी हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं म्यू का, वो फॉर्मूला आता है टाउ इक्वल टू म्यू du ओवर dy। अभी जब हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेंगे कि डेराइव करके आता कैसे, ठीक है। वेयर, जहां पर ये तो टाउ हो गया, इसको बोलते हैं टाउ, ये क्या है आपका, इसको पढ़ते हैं टाउ, TOU, टाउ, ठीक है। चलो, सो टाउ क्या होता है आपका, टाउ होता है आपका शियर स्ट्रेस, म्यू आपका होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, du आपकी होती है वेलोसिटी, एंड dy आपका होता है लेंथ ऑफ द लेयर। जो आपकी लेयर होगी उसकी आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, ऑफ लेयर, उस लेयर की डिस्टेंस जिसकी हमको जिस पर हमको विस्कोसिटी फाइंड करनी है, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। मान लो आप कंसीडर कर लो कि मान लो आपके पास में क्या है, लिक्विड लेयर, एक लेयर ये थी, एक सरफेस थी, ये सरफेस आप मान लो है बेसिकली, आपके पास एक कंटेनर है, जो कंटेनर किसका बना हुआ है, स्टील का, यानी आपके पास एक सरफेस हो गई जिसका मटेरियल क्या है आपका, स्टील का मटेरियल, और इसके ऊपर आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है आपका, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लो इस तरीके से, ये आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस फ्लूइड पे अगर हम बात कर रहे हैं वर्टिकली डायरेक्शन पे, इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो जो आपकी ये शियर स्ट्रेस होती है, शियर स्ट्रेस क्या होती है, जब आपका जो लेयर टू लेयर, शियर के मतलब लेयर्स के बीच में जब आप रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से आपका क्या होता है, यहाँ पर शियर डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होती है, वो स्ट्रेस जो होती है दैट्स नोन एज द शियर स्ट्रेस, ठीक है। सो
आपका यहाँ पर एक इस तरीके का कर्व बनता है, ये कर्व आपका टाउ एंड लेंथ वेलोसिटी के बीच है, ये आपकी वेलोसिटी है ड्यू, ड्यू आपकी वेलोसिटी ऑफ द लेयर। ठीक है, कि मान लो आपने ये लेयर कंसीडर कर ली, एक ये ब्लैक कलर की जो मैंने दिखा रखी है। अब इस लेयर की आपको वेलोसिटी, आपको पता है कि जो लिक्विड होगा उसकी सरफेस पे वेलोसिटी सबसे कम हो, बल्कि जीरो होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस पर होती है इरेगुलरिटीज। क्या होती है? इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी का मतलब है कि जो सरफेस है उसकी जो इरेगुलरिटी है, तो यहाँ पर इरेगुलरिटीज पर ये जो आपका लिक्विड का पार्टिकल है, मान लो ग्रीन कलर वाले पार्टिकल है, ये लिक्विड का जो पार्टिकल होगा ये बिल्कुल रुका हुआ होगा। किसकी वजह से? इन इरेगुलरिटी की वजह से। तो जब ये लिक्विड का पार्टिकल यहाँ पर रुका हुआ होगा, इट मीन फ्लूइड का पार्टिकल जब रुका हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी आपकी? जीरो। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ऊपर की जो लेयर है उनका फ्लो ज्यादा तेज होगा, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो नीचे की आपके लेयर है। ठीक है, आप खुद भी फील करो कि जो आप बुक के पेज होते हैं वो ऊपर के पेज आप आसानी से स्लाइड कर सकते हो एज कंपेयर टू सबसे नीचे के पेज, उस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये आपका होता है। अब ये जो टाउ आई है, ये टाउ है आपकी उस पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर आपका कोई भी पर्टिकुलर मान लो लेयर है, उस पर्टिकुलर लेयर पे, मान लो यही आपकी लेयर थी ब्लैक कलर वाली, इस पर्टिकुलर लेयर पे कितनी स्ट्रेस लग रही है वो है टाउ। ठीक है, क्या स्ट्रेस लग रही है? अच्छा, ये आपकी जो वर्टिकल एक्सिस है टाउ से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस होगी टाउ इक्वल टू यू, क्या वेलोसिटी है, अगर आपकी मान लो फ्री जो सरफेस थी, ये वाली सरफेस, इसकी अगर वेलोसिटी आपकी कैपिटल यू थी, तो इसके भी डेरिवेशन वगैरह है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप इस फॉर्मूले को समझ लो थोड़ा सा, कि ये जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होती है फ्लूइड की लेयर के बीच में, ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है म्यू डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो ऑफर करता है आपका विस्कोसिटी की वजह से, और वो विस्कोसिटी कौन सी होती है आपकी? डायनेमिक विस्कोसिटी होती है। du आपकी वेलोसिटी होती है, जिस पर्टिकुलर लेयर की हमको वेलोसिटी फाइंड करनी हो उसकी वेलोसिटी होती है। dy क्या होती है? अगर मान लो हमारी जो ब्लैक वाली लेयर है जिसकी हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसकी नीचे से, नीचे मतलब जो लेयर है आपकी, जो सरफेस है आपकी, उस सरफेस से लेंथ होती है, ये होती है आपकी dy। ठीक है, तो dy लेंथ की सरफेस पे जो आपकी लेयर है उस पर अगर आपको शियर स्ट्रेस फाइंड करना होगा तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये रिलेशनशिप होता है। यहां पर जो विस्कोसिटी आती है दैट विस्कोसिटी इज नोन एज द डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, यहां से अगर आपको विस्कोसिटी फाइंड करनी हो तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगर हम यूनिट की, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, क्या होगी विस्कोसिटी की यूनिट? हम निकाल चुके हैं ऊपर, म्यू इक्वल टू हमको पता है आ गया टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, टाउ आपकी शियर स्ट्रेस है, और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन एरिया, या फिर इसको किस में डिनोट कर सकते हैं हम लोग? न्यूटन में। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पर रखते हो तो ये आ जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डी यू, क्या है आपकी? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होती है आपकी? वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो? चेंज इन लेंथ, dx अगर है आपकी लेंथ, अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या होती है आपकी? वेलोसिटी होती है। तो du क्या लिख सकते हो आप? चेंज इन लेंथ, या फिर लेंथ अपॉन टाइम, ये क्या हो गया आपका? सिर्फ du। अपॉन में क्या है इसके पूरे के अपॉन में है dy क्या है? लेंथ, यहाँ पर लिख दो आप लेंथ। ठीक है, इनको जब आप कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने पर ये टाइम तो आपका ऊपर चला जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा आपस में, मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा आपका? इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये लेंथ ऊपर चली जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स, जैसे आपका ये होता है ना x अपॉन वाई अपॉन एल अपॉन
m, अगर ये लिखा हो तो कैसे करते हो आप, x का m से, y का l से मल्टीप्लाई करके x इंटू एम अपॉन y इंटू एल कर लेते हैं। तो सेम फोर्स अपॉन एरिया, एरिया में क्या होता है आपका, लेंथ इंटू लेंथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया की जगह लेंथ का स्क्वायर इंटू, अब देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें ये ऊपर जाएगा, टाइम नीचे रह जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, टाइम ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर आ गया टाइम, और लेंथ इंटू लेंथ का आपस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये लेंथ और लेंथ आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर इंटू टाइम, ये आएगा आपका म्यू। अब अगर आप इसकी यूनिट रखना स्टार्ट करते हो, आपके मतलब की जो चीज़ है, यहाँ तक ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको सीधा म्यू की यूनिट रखनी होगी। तो ये म्यू की यूनिट होती है, आप डायरेक्टली देख सकते हो इसको, ये यूनिट आपकी होती है, सबसे ज़्यादा जो यूज होती है, कभी कभी आपकी ये भी होती है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक तो ये यूनिट यूज होती है, ठीक है। दूसरी इसके अलावा यूज होती है मोस्टली, दूसरी आपकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट, ठीक है। ये आपकी म्यू की सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है, तो आपको यही याद रखना है, क्या याद रखना है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरी यूनिट होती है एक आपकी, और इसकी यूनिट देखने को कभी कभी मिलेगी पॉइस की, ठीक है। तो पॉइस क्या होती है, पॉइस आपकी जो यूनिट है वो इसके ये वाली यूनिट है आपकी सीरियस वाली, डाइन सेकंड पर यूनिट इक्वल टू 1 सीजी 1 पॉइस, ये आपकी न्यूमेरिकल में पूछ सकता है चेंज करने के लिए, ठीक है। या फिर अब अगर पॉइस और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में अगर आपको रिलेशनशिप लिखना हो तो ये 1 पॉइस इक्वल टू होता है, या फिर 10 पॉइस इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी बड़ी यूनिट क्या है, बड़ी यूनिट है आपकी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एज कंपेयर टू पॉइस, 10 पॉइस आपके इक्वल होते हैं 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बात कर रहे थे हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी की, अब बात करते हैं हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, हमने बताया इसको डिनोट करते हैं म्यू से। ये होती क्या है, ये होती है आपकी रेशियो इन बिटवीन द विस्कोसिटी, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, मास डेंसिटी, ठीक है। ये रेशियो होती है आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी, या फिर न्यू इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, म्यू मास डेंसिटी क्या होती है आपकी, रो, ये रिलेशनशिप होता है आपका म्यू एंड न्यू में, ठीक है। इसकी यूनिट देख लेते हैं, इसकी यूनिट आपकी होती है मीटर स्क्वायर सेकेंड, अगर सेंटीमीटर में देखते हो तो वो आती है सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड बोलो, या फिर आप मीटर में अगर रखते हो इसकी यूनिट तो मीटर में आती है आपकी मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसकी एक डिफरेंट यूनिट होती है स्टोक्स, ठीक है। स्टोक्स क्या होती है आपकी, 1 स्टोक इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये रिलेशनशिप होता है आपका स्टोक एंड सेंटीमीटर, ठीक है। ये अगर आप मीटर में लिखना चाहते हो तो मीटर में आपका होता है 10 टू द पावर 4 स्ट्रोक इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर 1 स्ट्रोक की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर -4, इसको आप अपॉन में ले जाएंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है।
सो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट था ये दोनों यूनिट, एक ये यूनिट इंपॉर्टेंट है जिसका आपको उसमें कभी कभी फॉर्मूले में यूज होगा, दूसरी आपकी ये यूनिट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा आपका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, म्यू का जो फॉर्मूला आया है आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि क्या आपका म्यू का फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ म्यू इक्वल्स टू टाउ डी यू अपॉन डी वाई। इसके अलावा जो आपका म्यू का फॉर्मूला आता है वो होता है आपका म्यू इक्वल टू म्यू बाई, ये फॉर्मूला आपको दे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आगे बढ़ते हैं मेन। तो सबसे पहले आता है आपका अगला टॉपिक आ गया इसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन थे, इन्होंने लॉ दिए थे विस्कोसिटी के कुछ, ठीक है। दैट लॉ वाज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि जो शियर स्ट्रेस होती है, ठीक है, किसी भी लिक्विड में, जो मैंने ऊपर एग्जांपल कंसीडर किया था कि कोई लिक्विड है आपका, मान लो ऐसे भरा हुआ है इस तरीके से, तो इस लिक्विड में आपकी जो शियर स्ट्रेस होगी, ये शियर स्ट्रेस इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी लिक्विड की, इस शियर स्ट्रेस उन दोनों के बीच में, लेयर्स के बीच में शियर स्ट्रेस उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी। दूसरा, जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर की डायरेक्शन पे जाएंगे तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इट मींस इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी वाई। चेंज इन लेंथ अगर आपका कितना है, डी वाई, इधर साइड आपकी वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में जितना ज्यादा चेंज, स्ट्रेस उतना ही ज्यादा। बुक रखी हुई है, उसको पेज आपने स्लाइड करना स्टार्ट करें, जितना ज्यादा वेलोसिटी से आप स्लाइड करोगे शियर स्ट्रेस उस बुक में उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी, ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे आप ऊपर आते हो, मतलब सबसे नीचे की सरफेस और हाथ की जो सरफेस होती है, जब हाथ की सरफेस आपकी फ्री सरफेस पर, जब आपकी मान लो ऊपर की जो बुक का जो सबसे ऊपर का पेज है जिस पर आपने हाथ रखा हुआ है, ये लिक्विड का फ्री फेज है एकदम, तो सबसे ये आसानी से यही स्लाइड होगा, ठीक है। तो अगर लेंथ की बात करें सरफेस से जहां से बुक रखी हुई है, तो ऊपर आने पर आपकी जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो अगर आपका, इट मींस टाउ इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी वाई। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हो, सो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज द म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये जो इक्वेशन आती है यही आपकी न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन, ठीक है। दैट इक्वेशन इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक। इसके बाद आती है अब अगर हम लोग बात करें कि विस्कोसिटी में चेंज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको पता है कि टेम्परेचर के साथ साथ में विस्कोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है। सो टेम्परेचर के साथ अगर हम लोग विस्कोसिटी का चेंज देखें तो कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला होता है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, ठीक है। क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसमें आपके अल्फा एंड बीटा जो है ये क्या है, आपके कांस्टेंट, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट फॉर फ्लूइड, ठीक है। टी आपका टेम्परेचर, म्यू नॉट आपकी क्या है, म्यू नॉट आपकी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, म्यू नॉट आपकी जो है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी विस्कोसिटी है वो है। ठीक है, जैसे आप अगर वाटर की बात करते हो तो वाटर की जो विस्कोसिटी होती है म्यू नॉट ऑफ वाटर, ये होती है 1.79 इंटू 10 टू द पावर -3 पॉइंट्स। ठीक है, और इसके लिए जो आपके अल्फा की वैल्यू होती है 0.0, आपकी कैलकुलेटिव वैल्यूज हैं, डायरेक्टली आपको याद नहीं करनी है सब, तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 0.0022, ये आपकी जनरल वाटर के लिए होगी। ठीक है, तो जो आपके डेंस विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ में इस रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो अगर हम बेसिकली क्लासीफाई करें अगर फ्लूइड्स को, तो फ्लूइड्स हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है आपके आइडियल फ्लूइड्स,